हेलो दोस्तों, SKS एजुकेशन पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान के मेवाड़ का इतिहास, यानी राजस्थान हिस्ट्री में करेंगे हम मेवाड़ का इतिहास पार्ट फर्स्ट। और ये इसमें समावेश है NCERT एवं हिंदी गणित अकादमी की पुस्तकों का संपूर्ण निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक बार क्लास जरूर देखें। ये शिक्षक ग्रेड थर्ड में बहुत मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मुख्य सिद्ध होगा। चलिए चलते हैं हम मेवाड़ के इतिहास की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे यानी मेवाड़ के इतिहास की PDF चाहिए तो 9783159482 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेवाड़ की ओर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेवाड़ का इतिहास है वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ इतिहास रहा है मेवाड़ का। और मेवाड़ नाम क्यों पड़ा था इस जगह का, और क्यों यहाँ पर किसने किस वंश की स्थापना की थी, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम मेवाड़ के नाम पर चर्चा करते हैं कि मेवाड़ नाम क्यों पड़ा। तो मेवाड़ नाम क्यों पड़ा, तो मेवाड़ नाम पड़ा था यहाँ पर मेर जाति की अधिकता के कारण। मेर जाति की अधिकता के कारण मेदपाद या मेदपाट कहा जाने लगा मेवाड़ को। और इसमें समय मेवाड़ में जब मेवाड़ की रियासत की स्थापना की गई तो उस समय मेवाड़ में 4 जिले लिए गए थे: उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यानी उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के सम्मिलित रूप को मेवाड़ कहा गया। और मेवाड़ कहा गया मेर जाति की अधिकता के कारण। और उत्तर वैदिक काल में इसे सिवी जनपद कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र को सिवी जनपद कहा जाता था। और सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। और मध्यमिका है वो वर्तमान में इसे नगरी कहा जाता है। मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहा जाता है और नगरी है चित्तौड़गढ़ में। यानी मेर जाति की अधिकता के कारण मेरपाद या मेदपाट कहा जाने लगा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के सम्मिलित रूप को मेवाड़ कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में सिवी जनपद का भाग था ये, और सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका को कहा जाता है वर्तमान में नगरी, और नगरी वर्तमान में है चित्तौड़गढ़ में। चलिए चलते हैं गुहिल वंश, यानी मेवाड़ में सबसे प्राचीन वंशों में, संसार के प्राचीन राजवंशों में मेवाड़ राजवंश रहा है। और मेवाड़ में भी गुहिल राजवंश रहा है। ये संसार और भारत में भी सबसे प्राचीन राजवंश है गुहिल। और यानी गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो शासक था गुहिल या गुहादित्य के नाम पर। प्रथम शासक था मेवाड़ का गुहिल, इसी के नाम पर, या इसे ही कहा जाता था गुहिल या गुहादित्य, और इसी के नाम पर रख दिया गुहिल वंश। गुहिल वंश को अबुल फजल ने, यानी प्रत्येक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है कि गुहिल वंश कहाँ का था, किसका वंशज था, कहाँ से आया था। तो इसके अनुरूप देखें कि गुहिल वंश पर किस वैज्ञानिक ने या किस कवि ने क्या सा मत दिया है। तो चलिए चलते हैं अबुल फजल का ग्रंथ है अकबरनामा। अबुल फजल का ग्रंथ है अकबरनामा। अकबरनामा ने अबुल फजल ने कहा है कि ईरानी शायर नौशेका के वंशज बताए हैं गुहिलों को। यानी अबुल फजल कहता है कि जो गुहिल है राजस्थान में, मेवाड़ में जो गुहिल आए हैं वो नौशेका यानी ईरानी शायर नौशेका के वंशज बताए हैं अबुल फजल ने। और कर्नल जेम्स टोड कहता है कि गुजरात के वल्लभी के मेत्रकों का वंशज बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। और श्यामलदास वीर विनोद में भी कहता है कि वल्लभी के मेत्रकों का वंशज है। और गौरी शंकर हीराचंद है, इसे सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, वो इसे सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। और इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है एकलिंग महात्व्य, कोमलगढ़ प्रशस्ति, आनंदपुर के ब्राह्मण वंशी बताए गए हैं। एकलिंग महात्म्य कोमलगढ़ प्रशस्ति में ये इसे आनंदपुर के ब्राह्मण वंशी बताए गए हैं। और इस कोमलगढ़ यानी ब्राह्मण वंशी का समर्थन दिया था नैण सिंह ने और
मनोत नैन सिंह ने और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। यानी अबुल फजल ने तो कहा है ये ईरानी शह नौशेखा के वंशज थे, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ये गुजरात के वल्लभी मेत्रों का वंशज थे, और श्यामल दास विनोद ने इसका समर्थन किया है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा है वो इसे सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और एकलिंग महात्म्य और कोमलगढ़ प्रशस्ति के आनंदपुर में है, इसमें लिखा गया है कि आनंदपुर के ब्राह्मण वंशी थे। यानी कोमलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग महात्म्य, कोमलगढ़ प्रशस्ति कोमलगढ़ में है, और इसमें लिखा गया है कि आनंदपुर के ब्राह्मण वंशी थे। और इस बात का, यानी ब्राह्मण वंशी थे, इस बात का समर्थन दिया है मनोत नैन सिंह ने और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। अब हम बात कर लेते हैं कि गुहिल या गुहादित्य कौन था और किसका पिता का नाम क्या था, माता के नाम क्या था। तो वल्लभी का राजा था शिलादित्य, वल्लभी का राजा था शिलादित्य, और शिलादित्य की संतान थी, यानी वल्लभी का राजा था शिलादित्य। गुहिल या गुहादित्य का पिता का नाम था शिलादित्य। शिलादित्य था वल्लभी का राजा, शिलादित्य था वल्लभी का राजा। और माता थी पुष्पावती। और यहाँ पुष्पावती है वो भवानी अम्बा की यात्रा पर गई हुई थी, और पीछे से वल्लभी पर आक्रमण हो जाता है और वल्लभी को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। फिर ये पुष्पावती थी वो गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण उसने मतलब वहाँ गई थी वल्लभी में, तो वल्लभी में जाकर देखा तो वहाँ सब नष्ट हो गया था। तब उसने सोचा कि यहाँ पर तो सब नष्ट हो गया है, और ये वहाँ से निकलती है वापस, और एक भवानी अम्बा यात्रा पर गई, वहाँ पर एक गुफा थी और उस गुफा में चली जाती है, और ये गर्भवती थी, और इसके कोख से एक पुत्र का जन्म हो जाता है जिसका नाम है गुहादित्य या गुहिल। यानी शिलादित्य था वल्लभी का राजा, इसकी माता थी पुष्पावती, और पुष्पावती गई हुई थी भवानी अम्बा की यात्रा पर। उस समय ये गर्भवती थी, और पीछे से वल्लभी पर आक्रमण हो जाता है और वल्लभी नष्ट हो जाता है। और फिर ये जो पुष्पावती है वो वल्लभी आती है, वल्लभी आकर देखती है वहाँ पर सब नष्ट हो चुका था। तब ये वहाँ से वापस निकलती है और वहाँ पर एक गुफा में चली जाती है, और गुफा में अपने पुत्र को जन्म दिया था, और गुफा में जन्म देने के कारण इसका नाम गुहिल या गुहादित्य पड़ा था। और फिर वहाँ पर ये बड़ा हो जाता है, और 566 ईस्वी में नागदा को भीलों से जीतता है और राज्य बनाता है। यानी सर्वप्रथम यहाँ पर नागदा में भीलों का शासन चला करता था, और वहाँ से भीलों को मतलब हरा देता है और पराजित कर देता है, और 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नियम रख देता है। यानी मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है गुहादित्य को, संस्थापक है ये, संस्थापक है, संस्थापक था गुहिलदित्य। यानी मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो गुहिल या गुहादित्य है। चलिए चलते हैं। फिर इसके बाद अगला शासक आता है काला भोज या बप्पा रावल। यह शासन करता है 734 से 753 ईस्वी के लगभग। यानी काला भोज है और इसे ही कहा जाता है बप्पा रावल, और बप्पा रावल का शासन काल रहा है 734 से 753 के लगभग। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि इसका मूल नाम कालभोज है। गौरीशंकर हीराचंद, यानी इसे कालभोज बप्पा रावल कहा जाता था, और गौरीशंकर ओझा ने इस बात पर कहा है कि इसका मूल नाम था काला भोज। बप्पा तो एक उपाधि थी, यानी बप्पा तो एक उपाधि थी, इसका मूल नाम था वो काला भोज था। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे ईडर के राजा नागादित्य की रानी के 3 वर्षीय पुत्र बताया, 3 वर्षीय पुत्र था। यानी कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये ईडर का राजा था नागादित्य, और नागादित्य की रानी थी, उसके 3 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था कालभोज। और कालभोज है वो हारित ऋषि की शरण में चला गया था, और हारित ऋषि है वो लकुलिस के शैव धर्म के संप्रदाय के थे, यानी लकुलिस के शैव संप्रदाय के थे, और मेवाड़ में शैव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया करते थे। और ये जो बप्पा रावल है वो, यानी काला भोज है, उसे हारित ऋषि के पास चला जाता है, और काला भोज ऋषि की यानी गाय चराता है, हारित ऋषि की गाय चराता था काला भोज बप्पा रावल। यानी नागादित्य की संतान थी ये बप्पा रावल, और बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराया करता था। और हारित ऋषि है वो लकुलिस संप्रदाय के प्रवर्तक था, और मेवाड़ में शैव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया करता था हारित ऋषि। और यहाँ पर काला भोज ने इसकी गाय चराता था। और जब इसने वरदान दिया हारित ऋषि ने, और मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी हारित ऋषि की,
आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी और मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ जीता था। इस बात का उल्लेख करता है मिलता है हमें, यानी मेवाड़ राज्य की स्थापना और मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। श्यामल दास का वीर विनोद में इसका उल्लेख है और राज प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख है। यानी मेवाड़ में मान मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग जीतने का साक्ष्य हमें कहाँ से पता चलता है साक्ष्य का, तो श्यामल दास का वीर विनोद ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है और राज प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख है। यानी इसका मूल नाम तो काला भोज था और उपाधि थी बप्पा की, और इसका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी के लगभग रहता है। और कर्नल टोड ने इसे ईडर के राजा नागादित्य की संतान बताया है। तो चलिए चलते हैं और इसकी क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और यानी बप्पा रावल ने अपने आप को उपाधि ले ली थी हिंदुआ सूर्य की। हिंदुआ सूर्य, अपने आप को हिंदुआ सूर्य कहने लगा था बप्पा रावल, और बप उपाधि ली बाद में सभी शासक सभ्य के हिंदुआ सूर्य लगाते थे। यानी सर्वप्रथम हिंदुआ सूर्य की उपाधि लेने वाला राजा था बप्पा रावल था। हिंदुआ सूर्य कहने वाला, अपने आप को हिंदुआ सूर्य कहने वाला राजा था बप्पा रावल। बप्पा रावल ने उपाधि ली थी हिंदुआ सूर्य की, और इसके बाद के सभी शासक है वो सभी को हिंदुआ सूर्य मानते थे। और इसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। यानी नागदा को राजधानी किसने बनाया था, तो बप्पा रावल ने बनवाया था। और इसने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। और सभी को दीवान एवं एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक मानते थे। मेवाड़ के शासक है वो सभी को दीवान और एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक मानते थे। आस्का, इसमें एक शब्द आता है आस्का। आस्का का अर्थ है यानी मेवाड़ के शासकों द्वारा राजधानी छोड़ने से पहले ली गई अनुमति। यानी एकलिंग जी से अनुमति लेते थे उसे आस्का कहते थे। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है नागदा में। यानी बप्पा रावल की मृत्यु होती है नागदा में, और नागदा में इसकी समाधि बनी हुई है। और इसे समाधि को कहा जाता है बप्पा रावल का मंदिर। और इसने सिक्के चलाए थे तांबा और सोने के, तांबे और सोने के सिक्के चलाए थे। और 115 ग्रेन के सिक्के थे। और इस सिक्के पर एक और नंदी बैल की आकृति थी, और दूसरी ओर शिवलिंग की पूजा करता हुआ पुरुष दिखाया गया है। और सीवी वेद ने बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टिन कहते हैं। यानी सीवी वेद ने बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टिन कहा है। बप्पा रावल के उत्तराधिकारी अहेडपुर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। और यानी इसके बाद बप्पा रावल के बाद राजा बनता है भोज। भोज ने कोई विशेष कार्य नहीं किया था। और फिर बनता है महेंद्र। महेंद्र ने को भीलों ने पराजित कर दिया था। महेंद्र है वो भीलों से पराजित हो गया था। फिर आता है नाग, और फिर आता है शिलादित्य। शिलादित्य ने महेंद्र का बदला लिया था, भीलों को पराजित कर दिया था। और फिर आता है खुमान। प्रथम अरबों के आक्रमण को विफल करता है खुमान। यानी अरबों के आक्रमण को विफल करता है खुमान। फिर आता है मनत, भरतबट, खुमान और भरतबट सेकंड। और यानी खुमान द्वितीय तक के परमारवंशी मालवा शासकों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और ये सभी है वो गुजर प्रतियार के सामंत के रूप में कार्य करते थे। और भरतबट सेकंड ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया था और गुजर प्रतियारों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी खुमान ने। भरतबट सेकंड ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया था और गुजर प्रतियारों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यानी ये सभी 9 के 9 है वो गुजर प्रतियार के सामंत के रूप में कार्य करते थे। अगला राजा हम करेंगे कल अलट आलूराव।